शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं और इसे आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज की जागरूकता के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी हम कई तरह की जानकारियां इस रेडियो पर लेकर आते हैं। फिलहाल अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फाइनेंशियल एडवाइजर सौरभ बसेड़ा। तो सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। हेलो सर, धन्यवाद। अगर सौरभ के बारे में मैं बात करूं तो सौरभ इससे पहले उत्तराखंड पुलिस के साथ भी काम कर चुके हैं लगातार साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, और 7 सालों से लगातार साइबर सिक्योरिटी को लेकर ये काम करते आ रहे हैं। और इसके अलावा अभी हल्द्वानी में वर्तमान में आप ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। तो इस बारे में भी हम कुछ बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, जैसे आज हम अगर बात करेंगे, जो हमारी बातों का मेन मुद्दा है वो ये कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं या फिर साइबर फ्रॉड्स हैं, ये क्या हैं, इनकी पहचान कैसे करें, इनसे बचना कैसे है, और अगर इन सब के बावजूद भी ना चाहते हुए भी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है ऐसे में, तो उसके बाद हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो सौरभ, सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो साइबर फ्रॉड्स हैं, तो उनकी जो पहचान होती है वो पहचान किस तरीके से होती है, और इनका एक ब्रीफ छोटा सा परिचय कि साइबर फ्रॉड्स क्या क्या हैं, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे। जी, बिल्कुल सर। देखिए सर, साइबर फ्रॉड बेसिकली एक जो उसका नाम ही फ्रॉड है, तो कहीं न कहीं उसको पहचानना क्या होता है ना, एक बारीकी, एक समझिए कि बाल के बराबर जो डिफरेंस है, वो जेन्युइन चीज़ से एक बाल के बराबर का डिफरेंस जो होता है फ्रॉड में आ जाता है। अब इसको पहचानने के लिए देखिए, फ्रॉड सर अलग-अलग तरह के हो रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड है आज के टाइम पे, और जहाँ-जहाँ इंटरनेट है तो वहाँ-वहाँ डिजिटल फ्रॉड हमारा चल रहा है। बेसिकली अगर हम देखें, जो पहाड़ में ज़्यादातर जो फ्रॉड चल रहे हैं, अभी हम हल्द्वानी की बात कर लेते हैं, वो 3-4 तरह के चल रहे हैं। सबसे पहले जो भी फ्रॉड चल रहा है सर, वो चल रहा है ओटीपी स्कैम। हो सकता है कि बंदा आपसे एक बेसिकली मांग ले कि आपने इसमें अकाउंट बनाया है, उसका आपके पास ओटीपी आया होगा। बंदा हो सकता है आपको बोले कि मैं इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा हूँ और आपका एक डॉक्यूमेंट अटका पड़ा है, उसके लिए ओटीपी आ सकता है। बंदा हो सकता है आपसे बोले कि मैं आपका फेसबुक से बोल रहा हूँ। बंदा आपसे बोल सकता है कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ। अब इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि बंदे कहेंगे यार ऐसा कॉल आता है तो हम विश्वास हम नहीं करेंगे। अभी सुनने में तो आसान लग रहा है, बट बाद में क्या होता है कि बंदा पूरी सोशल इंजीनियरिंग करके आता है और वो आपके बारे में सारी डिटेल्स निकाल लेता है। सपोज कीजिए मैं सौरभ बसेड़ा हूँ, तो वो बंदा पूरी डिटेल निकाल लेगा कि मेरा नाम सौरभ बसेड़ा है, मेरा जो बैंक अकाउंट है एसबीआई में है या फिर मेरा आईडीबीआई में है, आईआरएफसी जहाँ भी है। उसके बाद वो ये डिटेल निकाल लेगा कि मेरे पिताजी का नाम ये है। उसके बाद वो डिटेल निकाल लेगा कि मैं यहाँ रहता हूँ। सारी डिटेल वो निकाल के अपना एक फॉर्म होता है उनका, सोशल इंजीनियरिंग एक सर्विस होती है उनकी, सर्वे कह सकते हैं, सर्विस कहिए उसको। तो उसको फिल कर लेता है, उसके बाद ही हमको कॉल करता है। जब वो हमको कॉल करता है तो बंदा कोशिश ये करता है कि हमारे बारे में वो हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जो बेसिक चीज़ है, जैसे हमारा पैन कार्ड हो गया, वो बेसिकली ज़्यादा नंबर या लोगों को याद नहीं रहता, हमारा आधार कार्ड है, ये ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन वो हमको बताता है। तो अब इसमें होता क्या है कि अब हमें जानना कैसे, पहली चीज़ कि जिस चीज़ के लिए हमने अप्लाई नहीं किया है, उन चीज़ों की हमने कॉलिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सपोज कीजिए अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन हुआ क्या कि सामने से मुझे कॉल आया कि सर आपने एक फॉर्म फिल किया था इस वेबसाइट पे, और आपका फॉर्म फिल होते होते थोड़ा सा रह गया है, जिसके लिए आपका हमें आपका ईमेल या फिर ओटीपी वेरिफिकेशन चाहिए होगा। तो बंदे क्या सोचते हैं कि यार ऐसे में जिन जगह से हमें कॉल आए हैं, कि हमें कोशिश ये करनी है कि ऐसे जगहों पे हमें उनसे कांटेक्ट नहीं करना है। अब रहती दूसरी बात, सपोज कीजिए मैंने गवर्नमेंट का फॉर्म भरा, ठीक है, और वहीं से कॉल आ गया। तो हम ऐसे में ऐसा रहता है कि हमारा जो साइकोलॉजी होती है, हमारा माइंडसेट होता है, कहता है कि हो सकता है कि उसमें हम ये नहीं सोचते कि फ्रॉड होगा, उसमें हम डायरेक्ट लेते हैं एक्शन कि हाँ हमने तो ये फॉर्म भरा था, तो वहाँ से हमें हो सकता है कॉल आया हो, या हमारे बैंक से कॉल आ गया हो, सारी डिटेल बता रहे हैं सर आपके अकाउंट में इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, इतना ये हुआ है, इतना ये हुआ है। वो डेटा लीक हो जाता है या कुछ लोग सेल कर देते हैं। वो कैसे जाता है, क्या जाता है, वो आज तक सबको पता है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। अब उनको सारी डिटेल पता चल गई तो आपको लगेगा यार कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो एक ऐसे बंदे के पास हो सकती है जहाँ पर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो ये जेन्युइन बंदा है, कोई सामने से कॉल कर रहा है। तो पहली चीज़ जो हमने देखी, सबसे सिंपल चीज़ जो हमने करनी है इन सबसे बचना है, वो है किसी बंदे को अपना ओटीपी नहीं शेयर करना है, किसी को भी नहीं। यहाँ तक कि आरबीआई है या कोई भी आपको संस्था सामने से कॉल कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, पुलिस कर रही है, कोई भी संस्था कॉल कर रही है, तो आपके पास सारे राइट्स हैं कि आप सामने वाले बंदे को बोल सको कि भैया हम आपको ओटीपी नहीं बताएंगे। कोशिश ये करनी है कि जो भी बंदा आपको ओटीपी लेता है, सपोज कीजिए बैंक से कॉल आता है या कहीं से भी कॉल आता है, तो आपको फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होना है। तब भी हमने ओटीपी नहीं देना होता, उनको बोलना कि भैया हमारा ओटीपी आपको चाहिए
कहाँ पर। जब तक आप खुद नहीं डाल रहे हो, आपने खुद ओटीपी जब तक कहीं पे मंगाया नहीं है, तब तक हमने ओटीपी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अगली चीज़ है कि बहुत से बार लोग सोचते हैं कि मोबाइल का ओटीपी ठीक है चलो, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग जीमेल का ओटीपी मांग ले रहे हैं। अब जीमेल का जैसे आप ओटीपी देते हो, आप यहाँ से तो सोच रहे हो कि यार ये ज़्यादा ज़्यादा ओटीपी डालेगा, जीमेल से क्या कर लेगा। बट मेन चीज़ क्या है कि आपका जो जीमेल का अकाउंट है वो आपके पूरे मोबाइल को कंट्रोल कर रहा है। अगर सामने वाला बंदा हो सकता है कि आपका लॉगिन खोल के बैठा हो, और जैसे आप ओटीपी डालते हो, आपका जीमेल का अकाउंट कहाँ खुल जाता है, उसके अकाउंट पे, उसके सिस्टम पे खुल जाता है। उसके बाद वो आपके मोबाइल पे आपने जो भी चीज़ें करी हुई, आपकी फ़ोटोज़ हो गई, आपने जो पासवर्ड सेव करे हैं, आप इंटरनेट में जो आपने डेटा डाला हुआ है, जो सर्च किया हुआ है, आपकी कुकीज़ में जो भी पासवर्ड वगैरह स्टोर हो, सब उस बंदे के पास वो पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में हमने कोशिश ये करनी है कि सबसे बढ़िया चीज़, अगर सॉल्यूशन सिंपल सा एक सर्च चीज़ बताऊँ तो ये है कि हमने सामने वाले बंदे को अगर कोई भी ओटीपी मांगता है, तो हमने कभी भी किसी भी बंदे को ओटीपी नहीं देनी। जैसे बैंक भी कई बार एडवाइजरी आपकी जारी करता है कि अगर कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप सीधे बैंक में आएँ, या फिर अगर बैंक के कोई अधिकारी भी आपसे बात करते हैं या फिर बैंक का अधिकारी बन के आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो आप सीधे बैंक में आकर के संपर्क करें और उसके बाद ही आप अपने जो भी गतिविधियां हैं वो करें वहाँ पर। तो बैंक भी अक्सर ये एडवाइजरी जारी करता है। तो जैसे आपने बात की कि इनकी पहचान कैसे की जा सकती है, तो इन पहचान को करने के बाद क्या बचाव हमने करने हैं, और आपने ये बताया कि ओटीपी ना दें। ओटीपी के अलावा भी क्या कोई और तरीका हो सकता है जिन तरीकों से हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है, जी सर, और बिल्कुल। साथ ही ये कि उनसे कैसे अपना बचाव किया जी, जाए? बिल्कुल सर। देखिए ओटीपी अभी क्या हो गया, ओटीपी ना बहुत एक जेन्युइन मतलब एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। अभी बहुत सारे लोग ये हो गए हैं कि थोड़ा सा सतर्क हो गए। तो अभी लोगों ने क्या ना नए तरीके निकाले। नए तरीकों में क्या है, सबसे पहली चीज़ है कि बंदे क्या कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, वहाँ पर क्या आता है कि आपको एक ऑफ़र मिला, आप उसको क्लेम कीजिए। सपोज़ कीजिए मैंने कहा मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो मेरे बालों से रिलेटेड हो, वो मेरे कपड़ों से रिलेटेड हो। अमेज़न सपोज़ कीजिए आप। बहुत से बार क्या होता है, अमेज़न के हमारे दोस्त लोग हमें सेंड करते हैं कि अमेज़न पे एक ऑफ़र चल रहा है, इससे रिचार्ज मिल रहा है। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पर हम अपना डिटेल्स डालते हैं, सारी डिटेल्स डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, बहुत सी बार वो लोग हमको ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। अब जब हम वो ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, पहले से वो ऐप जो होता है वो माल फंक्शन होता है। उसके अंदर उन लोगों ने अपना सिस्टम डाला होता है जिसको हम रैट कहते हैं, आर ए टी रैट कहते हैं। अब वो क्या करता है, रैंडमली जो होता है वो हमारे सिस्टम को, जैसे ही हम उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, वो बेसिकली एक जेन्युइन अमेजन का ऐप भी होगा, लेकिन आप उसको थर्ड पार्टी से डाउनलोड कर रहे हो, तो उसके अंदर रैट डला होगा। जैसे ही रैट हमारे सिस्टम पे आता है, हमारे मोबाइल पे आता है, तो हमारे मोबाइल का सारा कंट्रोल फिर उसके पास चले जाता है। अब ऐसे में आप सामने से कॉल आ रही है, आप ओटीपी नहीं भी बता रहे हो, आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आएगी वो ऑटोमेटिकली किसको पता चल जाएगी, वो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगी। तो हमने कोशिश क्या करनी है, पहली चीज़ तो हमने थर्ड पार्टी से कभी भी कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। दूसरा, अभी एक जो दूसरी चीज़ चल रही है वो चल रही है लोनिंग वाला। अभी क्या होता है, बहुत सारे जो यूथ हैं वो ऑनलाइन ऐप होते हैं, जैसे लोनिंग ऐप होते हैं जहाँ से आपको लोन मिल जाता है बहुत इजीली तरीके से। वहाँ पे ना केवाईसी वेरिफिकेशन होती है, ना आपका कोई पैन कार्ड मैच करते हैं, वो ना सिविल देखते हैं, वो आपको लोन दे देते हैं। हो सकता है 2,000 देते हैं, 5,000 देते हैं, 10,000 देते हैं। जब आप वो लोन लेते हो तो उनका ऐप आपने अपने मोबाइल में क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। जब आप उस ऐप को स्टोर करते हो, आप उनकी पेमेंट नहीं करते हो, तो वो आपका चार्ज बढ़ा देते हैं, 10%, 20%, 50%, ऐसे करके वो आपके इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। जब आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते, वो क्या करते हैं कि आपके मोबाइल पे उनका ऐप स्टोर है, वो अपने सिस्टम से लॉगिन करते हैं आपके मोबाइल पे, आपके सारे कॉन्टैक्ट, आपके सारे व्हाट्सएप, आपके सारे जो फोटोज़ हैं, हो सकता है हमारी फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो हो, भाई की हो, बहन की हो, वो सारी फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं। उसके बाद सारा सिस्टम उनके कंट्रोल में है, वो उसके बाद हमें फिर ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर लेते हैं कि भैया हमने आपको पैसा दिया था, पैसे नहीं दोगे, हम आपकी जो सिस्टर है या भाई है या कोई भी हो सकता है, मदर भी है, उनके लिए तो सब बराबर है, उनकी फ़ोटोज़ मॉर्फ करके फिर वो हमको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। अब ऐसे में बचाव के लिए सबसे सिंपल चीज़ क्या है कि हमने थर्ड पार्टी से कभी भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि हमने लोनिंग वाला जो केस है, इस पे गवर्नमेंट ने भी बहुत सख्ताई लगाई हुई है। पहले चाइना के बहुत ऐप चलते थे, उनको भी बंद करा दिया है। तो कोशिश ये करनी है कि हमने पहले अपनी इन्फॉर्मेशन नेट पे किसी भी बंदे को नहीं नहीं देनी। देनी। दूसरी चीज़, हमने कोई भी ऐप डाउनलोड करना है तो उस ऐप को प्ले स्टोर से ही हमने डाउनलोड करना है। अगर कुछ रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से बचाने के लिए, प्ले स्टोर को एक वेरीफाइड सोर्स बनाया गया है, बार बार प्ले स्टोर भी क्या करता है, ऐप्स को स्कैन करते रहता है। तो एक लिमिटेड उसने क्या दे रखी है, किसी भी ऐप को एक लिमिटेड परमिशन लेनी है उसने मोबाइल से। तो हम अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से आराम से बच सकते हैं। तो आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि ओटीपी जो स्कैम है उनसे कैसे सावधान रहना है, और इसके अलावा ऐप्स वाले जो स्कैम्स हैं उनसे कैसे सावधान रहना है। अगर बाय द वे इन सावधानियों के बावजूद भी जी किसी जी के साथ अनजाने में जी। अगर कुछ ऐसा स्कैम हो जाता है, तो सबसे पहली बात अक्सर हर किसी के दिमाग में होती है कि वो पुलिस के पास जाए। बिल्कुल। तो क्या ये रास्ता सही है, या फिर इसके अलावा कोई और ज़रिया है जिससे कि हम उसे ट्रैक कर सकें, या फिर जो भी दिक्कत परेशानी हुई है उसे हम बचा सकें? बिल्कुल सर, इसके अलावा एक बहुत जो है तेज़ रास्ता है।
तेज़ी कहेंगे उसको, क्योंकि देखिए जब तक आप पुलिस के पास जाओगे और उसके बाद भी पुलिस ने कहीं न कहीं वही कदम उठाने। सबसे पहली चीज़ तो जब ऐसी चीज़ें हो जाती है तो सबसे पहले हमने अपना मोबाइल पूरा स्कैन कर लेना है कि उस पे कोई इस टाइप का ऐप तो नहीं है। दूसरी चीज़, हमने अपने सारे बैंक अकाउंट, अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड सारे फ्रीज कर देना, ब्लॉक कर देने अपने बैंक में कॉल करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि देखिए जो सामने वाला आपको जो टारगेट कर रहा है वो कर रहा है पैसे के लिए, चाहे वो ब्लैकमेल करे, चाहे वो आपके साथ स्कैम करे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है वो करने की, अपने जितने भी बैंक अकाउंट है सारे के सारे हमने फ्रीज कर देने। तब जाके हम कहीं ना कहीं उसके बाद मोबाइल पे हमने करना है कि हमारा जो मोबाइल का इंटरनेट डेटा उसको हमने क्या करना है, बंद करना है। अब बहुत से केसेस में ये होता है कि सामने वाला बंदा फिर से क्या कर देता है, मोबाइल डेटा ऑन कर देता है अगर वो आपके सिस्टम में घुस चुका है। तो हम कोशिश ये करते हैं, आप उसमें कोशिश ये कर सकते हो कि अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल के स्विच ऑफ करके अपनी सिम बाहर निकाल सकते हैं। आपने अकाउंट फ्रीज कर दिया, आपने अपना मोबाइल, अपनी जो कनेक्टिविटी थी आपके सिस्टम से वो क्या कर दिया, आपने बंद कर दी। अब आप कहीं ना कहीं पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस के पास भी थोड़ा सा टाइम होगा कि जो उसने स्टेप उठाने थे वो आप पहले ही उठा चुके हैं, अब वो आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगी, आपकी हेल्प करने के लिए। तो सौरभ, आपने बहुत बेहतरीन बात हमारे श्रोताओं के सामने रखी कि पुलिस के पास जाने से पहले आप अपने कोशिश करें कि आप अपने बैंक में कॉल करके अपने अकाउंट्स, अपने सारे कार्ड्स सब फ्रीज़ कर दें, ताकि जो भी स्कैमर है वो इनका फ़ायदा ना उठा सके। और इसके अलावा आप अपने फ़ोन का जो इंटरनेट है या डेटा है, जिससे जिस तरीके से भी आप अपने फ़ोन का डेटा यूज़ कर रहे हैं, उसे आप ब्लॉक कर दें या फिर बंद कर दें तब तक के लिए, ताकि पुलिस को भी एक वक्त मिल सके। जैसे सौरभ, आपसे बातचीत के दौरान में हमने पहले बात की थी कि आप अभी फ़िलहाल हल्द्वानी में ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। जी तो जी। वो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट आप कहाँ पर चला रहे हैं और किस तरीके से उसमें क्या कुछ आप उसमें सिखा रहे हैं लोगों जी को? जी। देखिए सर, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट मैं मुखानी के पास चलाता हूँ। जो अभी बेसिकली हुआ क्या कि काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग में बहुत सारे स्कैम्स आ रहे थे। लोग क्या कर रहे थे, ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे थे 500, 1000, 10,000, 15,000 में, और खाली वो लोग क्या कर रहे थे कि पीडीएफ उठाए इंटरनेट से, उनको उन्हें मॉडिफाई किया और ला क्या मार्केट में बेचना शुरू कर रहे थे। अब लोग क्या हो रहे थे, जैसे अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया की चकाचौंध है, तो अच्छे फॉलोअर जिसके दिखे उनको लोग क्या कर रहे थे, मॉर्फ करके फिरोदा करके एक फेक ऐप आता है। तो अभी ट्रेडिंग का क्या चल रहा है कि ट्रेडिंग बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो लोग, हर कोई बंदा ट्रेडिंग सीखना चाह रहा है, और सामने वाले का पीएनएल प्रॉपरली वेरीफाई करे बिना वो लोग क्या करते थे, फिरोदा ऐप से फेक पीएनएल दिखा के लोगों को कहते थे कि हम लोग तो जो है मंथली 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी प्रॉब्लम आई, और मुझे लगा कि इसमें एक अच्छा स्कोप है, जहाँ पर क्या है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का भी, या फिर एक जो बहुत ही वीक परिवार से है, वो अगर जेन्युइन तरीके से ट्रेडिंग सीखे प्रॉपर तरीके से, तो इस चीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हमने थोड़ा कोशिश ये करी कि हमने ट्रेडिंग को एक स्टडी मटेरियल उसका पूरा तैयार किया, और उसके बाद हमने बंदों को कोशिश ये करी कि अगर आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो पहले आप जानिए कि ट्रेडिंग होती क्या है। दूसरी चीज़, किसी के प्रॉफिट को देख के हमने कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। अभी बेसिकली हो क्या रहा है, अभी आप देखोगे तो कुछ टाइम पहले एक बंदा मेरे पास आया था, और एक्स नेवी रिटायर था। उस बंदे ने एक बहुत फेमस यूट्यूबर से एक कोर्स खरीदा 2,000 रुपये का। उस बंदे ने उसको कोर्स दिया, रिकॉर्डेड कोर्स दिया, वो बंदा खुद लॉस में है, जिसने उसको कोर्स बेचा खुद लॉस में है। और उसके चक्कर में इस बंदे ने जब कोर्स कंप्लीट करके ट्रेड करना शुरू किया तो 58 लाख रुपीज़ वो लॉस में चले गया। तो उसके बाद हमारे माइंड में आया कि यार हम लोग क्यों ना बैठ के सामने से बंदों को सिखाए कि ट्रेडिंग होती क्या है। इसी वजह से हमने फिर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी, जहाँ पर हम बंदों को सिखाते हैं और जेनवनली ट्रेडिंग होती क्या है, कि जैसा इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे दिखता है ट्रेडिंग ऐसी नहीं होती है। जेनवन ट्रेडिंग होती कैसे है, वो चीज़ हम लोगों को वहाँ पर सिखाते हैं। तो सौरभ, जैसे आप लगातार पिछले 7 सालों से आप साइबर सिक्योरिटी को लेकर के भी काम करते आ रहे हैं, तो किस तरीके से आप काम करते हैं और कहाँ कहाँ से आप अवेयरनेस लोगों तक पहुँचा रहे हैं? पहली चीज़ तो सर, हमारे जितने भी काम रहते हैं इस पे साइबर सिक्योरिटी वाले, ये हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। अगर कल के दिन किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इस पे बेसिकली हम लोग ऑनलाइन ही सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन हो सकता है कि किसी बंदे का डीडी हाट में कुछ केस हो गया हो, किसी बंदे का पिथौरागढ़ में कुछ केस हो गया हो। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितना हम प्रिकॉशंस होते हैं, लाइक कि जैसे मैंने अभी बताया कि बैंक अकाउंट आप अपना फ्रीज कर लीजिए या फिर अपना इंटरनेट बंद कर लीजिए, तो वो हम बंदे को हम सपोर्ट करते हैं कि आप पहले ही चीज़ कर लीजिए। उसके बाद आप, बहुत सारे लोग पुलिस में जाने से भी डरते हैं। देखो जेन्युइन सी चीज़ है, कहीं ना कहीं बंदा सोचता है कि यार अगर उसको रिपोर्ट करने भी जा रहा है तो सोचता है कि समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो इस मेंटेलिटी से हम उसको निकालते हैं कि सर देखिए, या फिर जो भी सामने बंदा है, कि आप पहले ये स्टेप उठा लीजिए और उसके बाद आप कहाँ चले जाइए आराम से, आप पुलिस के पास चले जाइए, और उसके बाद आप अपनी एफआईआर वगैरह रजिस्टर कर लीजिए। साइबर क्राइम अगर आप नहीं जा पा रहे तो ऑनलाइन आप उत्तराखंड की साइबर क्राइम वेबसाइट पे आप ही रजिस्टर कर सकते हो। तीसरी चीज़, अभी जो एक चीज़ थोड़ी सी मैं बताना भूल गया था, वो ये हो रहा है कि अभी जो व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो उस पर ना एक कॉल आती है सामने से, बहुत बार वीडियो कॉल आती है। और जब आप उस वीडियो कॉल को उठाते हो तो सामने कुछ आपत्तिजनक एक लड़की होती है जो आपको वीडियो कॉल करते हो, सीधे क्या कर लेती हो, आपका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि बंदा पुलिस के पास भी नहीं जा पाता है। तो ऐसे केसेस में फिर वो ब्लैकमेलिंग पे आ जाते हैं।
तो इन केसेस में क्या करना है कि ये केस अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे अगर कभी कुछ होता है, जब भी आप किसी अनजान बंदे का वीडियो कॉल उठाते हो या अपना भी आप किसी परिचित का वीडियो कॉल उठाते हो, तो कोशिश ये करो कि आपका कैमरा ज़्यादा टाइम क्या रहे, ब्लॉक रहे, जब तक आप सामने वाले का विजुअल प्रॉपरली नहीं देख लेते हो। या फिर आपका जो कैमरा है वो पीछे की साइड का खुला हो। जब भी आप वीडियो कॉल करते हो, आपका परिचित ही क्यों ना कॉल करे, पहले के 4 से लेकर 5 सेकंड जब तक आप पहले पूरा वेरीफाई नहीं हो चुके हो, तब तक हमने कोशिश क्या करनी कि हमारा कैमरा क्या रहे, ब्लॉक रहे। अब इन केसेस में बंदा पुलिस के पास जाने से डरता है कि ये तो उसके साथ अनहोनी हो गई है या जो भी होगा मिस हैपनिंग होगी, लेकिन समाज या फिर पुलिस इसको नहीं समझेगी। तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है। हमने टोटली ऐसे सिचुएशन पे सीधे जाके कहाँ कांटेक्ट करना है, पुलिस के पास। इसमें एक और चीज़ है कि जब आप ये चीज़ें करते हो तो सामने से फिर आपको पुलिस का कॉल आता है। जब आपने वीडियो कॉल करी, उसने आपको वीडियो कॉल करी, स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली, तो एक पुलिस का कॉल आता है। जब आप उसको इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो एक प्रोफाइल खुलती है, वो पुलिस की होगी, उसका नंबर भी सेम होगा, बट वो जैन बंदा क्या होता है, पूरा का पूरा फेक होता है। उसने गूगल पे अपनी पूरी प्रोफाइल बनाई होती है, उसने एक बंदे का पूरा नाम लिया होता है। जब आप वीडियो कॉल करते हो तो सामने भी वही बंदा बैठा होता है। वो एआई के थ्रू क्या करते हैं, अपनी इमेजेस को चेंज कर देते हैं। आपको लगेगा ये लाइव बंदा कैसे इमेज चेंज कर सकता है, बट एआई के थ्रू लाइव इमेजेस भी चेंज हो जाती है। कोशिश ये करनी है कि चाहे पुलिस का ही बंदा क्यों ना आपको कॉल करे कि आपको इतना पैसा इनको देना पड़ेगा, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, आपको बिलीव नहीं करना है। आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाके उस चीज़ की रिपोर्ट कर देनी है। तो सौरभ, आपने बहुत बेहतरीन बात बताई कि अगर कोई भी अनजान शख्स आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करता है तो आप अपने कैमरे को ब्लॉक रखें। और इवन कई लोग अपने कैमरे को फिंगर से या फिर टेप वगैरह से भी कवर करके रखते हैं, तो ये भी अपने आप में एक सावधानी हो सकती है। तो सौरभ, आपसे काफ़ी सारी बातें आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ रही। हमारे श्रोताओं तक आपने ये काफ़ी सारी जानकारियाँ भी शेयर की हैं। तो और इसके अलावा इस बातचीत में अगर आप कुछ और जोड़ना चाहें तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी जी। देखिए, अभी जो युग आ रहा है वो कहीं ना कहीं अभी देखिए एआई का युग आ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, जैसे एक एक्ट्रेस हैं जो अभी एनिमल में भी थी। तो अभी क्या हुआ कि उनके नाम पे एक एआई वीडियो बनाई और वो काफ़ी वायरल हुई। उसके बाद अमिताभ बच्चन के तो आपको पता ही है, केबीसी वाला जो उनका स्कैम चलता है, तो वो भी काफ़ी वायरल होता है। ये आवाज़ें हैं, एआई एआई अभी इतना इतना हार्ड हो चुका है, मतलब इतना टफ हो गया किसी पर्सन के लिए क्रैक करना, कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन, अगर आप जेन्युइन से तरीके से फेसबुक में भी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो या अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से अगर कोई बग हमारे मोबाइल में छूट गया तो एआई उस सबको कैप्चर कर ले रहा है। तो जो हमारा मेन अभी मुझे लग रहा है कि हमें जो जिस चीज़ से सबसे जो सावधानी बरतनी चाहिए वो है कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा जो सोशल मीडिया है या फिर प्लेटफॉर्म से अलग अलग उन पे शेयर नहीं करना चाहिए, ताकि एआई उसको कैप्चर ना कर पाए। अगली चीज़ है, बहुत से बार हम क्या करते हैं कि हम सोशल मीडिया में अपनी लाइफ स्टाइल को शो करना चाहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम अपनी लोकेशन डालते हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपनी जो सिस्टर्स हैं या अपने जो दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनके आईडीज़ को भी टैग कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एआई क्या करता है, उन सब का डेटा इकट्ठा कर लेता है। उन सब का डेटा इकट्ठा कर लिया तो वो क्या करता है, उसके पास उस डेटा को इकट्ठा करके फिर हमारे खिलाफ या फिर जो हमारे कलीग्स हैं उनके खिलाफ वो क्या कर लेता है, पूरा का पूरा एक सोशल इंजीनियरिंग प्रोसेस पूरा कर लेता है। अभी इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है जिसमें वो क्या करता है, एआई को यहाँ तक पता चल जाता है कि हमारे इमोशंस क्या हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जिस तरह के आप रील देखते हो, जिस तरह के आप पर्सन होते हो, उसी तरह की आपको क्या दिखाता है, इंस्टाग्राम रील्स दिखाता है। तो जब इंस्टाग्राम तक को पता चल जा रहा है कि हमारे इमोशंस क्या है, तो आप खुद ही सोचिए कि जो फ्रॉड करने वाले जो स्कैमर उनके पास कैसे कैसे टूल नहीं होंगे। जबकि इंस्टाग्राम को एक लिमिट तक ही अवेलेबिलिटी है कि उन टूल्स का वो यूज कर सकता है, बट जो फ्रॉड है, जो स्कैमर है, वो उसका किसी भी लिमिट तक यूज करते हैं। तो कोशिश ये करनी कि हम अपना कम से कम डेटा सोशल मीडिया पे डालें, कम से कम हम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस रखें। मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि अगर मैं आईडी वगैरह भी बनाता हूँ तो ज़्यादातर मैं फेक यूज़ करता हूँ। जैसे डिस्पोजेबल नंबर्स हो गए या डिस्पोजेबल ईमेल्स हो गए, उनका यूज़ करता हूँ ताकि कोई बंदा मेरे तक पहुँच ना पाए। पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, तो बंदा क्या करता है ना, सोशल इंजीनियरिंग से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है। अब कल के दिनों हो सकता है कि सोशल इंजीनियरिंग गैदर करने का सिंपल सा एग्जांपल कि मेरा छोटा भाई है, मुझको मान लो मैंने फोटो डाली कि यार मैं पिथौरागढ़ जा रखा हूँ या मैं हल्द्वानी जा रखा हूँ, मैंने स्टोरी डाली और वहाँ पे लोकेशन आई हल्द्वानी, बट मैं रहता कहाँ हूँ, डीडी हाट। अब इतने में क्या हुआ, मेरे भाई के पास फ़ोन चले गया, मेरे पापा के पास फ़ोन चले गया कि आपका लड़का हल्द्वानी में हमें पकड़ा गया है, ये ऐसे ऐसे केस में पकड़ा गया है, होटल में पकड़ा गया, लड़की के साथ पकड़ा गया, आपको इसको छुटाना है तो आप जल्द से जल्द हल्द्वानी आइए। ठीक है, आपको पता है ये नंबरिंग और कॉल मैंने आपको बता दिया। मेरा मोबाइल वो लोग क्या करते थे, बार बार ओटीपी भेज भेज के मेरे को परेशान करके मेरा मोबाइल क्या करवा देते हैं, वो लोग बंद करवा देते हैं। तो फिर उसके बाद उनसे एक्सटॉर्शन के तौर पे उनसे फिर पैसा लिया जाता है। तो कभी भी आप घूमने वगैरह जाते हो, कहीं जाते हो, तो कोशिश ही कीजिए कि आप अपनी लोकेशन शेयर ना करें। बट हम गलती क्या करते हैं, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, स्नैपचैट यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हमने फोटो खींचे और लोकेशन डाल देते हैं कि हम लोग यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा चीज़, किस किस के साथ अवेलेबल है, अपने फ्रेंड्स को टैग कर देते हैं। तो बंदों को सारी इन्फॉर्मेशन तो हम ही दे रहे हैं, फिर हम बोलते हैं कि पुलिस गुनहगारों को पकड़ क्यों नहीं रही है, पुलिस जो है इन पे रोक क्यों नहीं लगा रही है। कहीं ना कहीं गलती क्या है,
हमारी है। तो यही चीज़ है, अगर हम इन्फॉर्मेशन बाहर शेयर ना करें तो लोगों तक पहुँचेगी ही नहीं वो। तो सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से कि आपने ये बेहतरीन जानकारियां हम तक पहुंचाई। और इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।